बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्रा। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। नाज़रीन, खबरों के हवाले से आज का दिन इंतहाई आम रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया है और जहर दिए जाने का खदशा जो है उन्होंने ज़ाहिर किया है इस हवाले से। और बुशरा बेगम डेला जेल में पेशे के दौरान खिलाफ महमूल गर्जी भट्ट सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आला अफसरान का नाम ले लेकर कोसने दिए और बगावत का समा बांधा। और बानी चेयरमैन पीटीआई ने के सामने सहाफ़ियों ने एहतजाज भी किया बुशरा बीबी के रवैये की वजह से। तो इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी ने कभी मीडिया को डील नहीं किया, तो उनको उनके बयानात को जो है उसके रवैये को सीरियस ना लिया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। और दूसरा, फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से भी मुसलसल डिस्कस किया जाता रहा है। फैज़ाबाद धरने की अगर बात की जाए तो फैज़ाबाद धरने को मुसलसल हम खादिम मुसा रिजवी के दौर में भी ये बात डिस्कस की जाती रही। खादिम मुसा रिजवी इस चीज़ का इजहार करते रहे कि इसका क़यामत तक इसका जिक्र किया जाता रहेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कमेटी तश्कील दी। तो अभी तक फैज़ाबाद धरने के हवाले से कुछ शफाफ तहकीकात जो है वो नहीं हो सकी। इसका बेनिफिशरी कौन था, फैज़ाबाद धरने के हवाले से क्या कमीशन बना, उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसका क्या लाएमल निकला, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार कमर मेकन साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले बात करेंगे फैज़ाबाद धरना केस को लेकर। फैज़ाबाद धरना केस का बेनिफिशरी कौन था? आप इस तमाम सूरत हाल को ग्राउंड पे देख रहे थे। ये फैज़ाबाद धरना केस की असल तफसीलात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं तज्ज़ियाकार भी यकीनन हूँ, लेकिन मैं तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह हूँ, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। और इस बार हमने 70 कैंडिडेट खड़े किए थे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान के नाम से ही जाना पहचाना जाऊँ। बहरहाल, जहाँ तक आपने फैज़ाबाद धरने की केस की बात की, बुनियादी तौर पे हमें ये देखना है कि फैज़ाबाद धरना केस जो हुआ, उसका किसी को फ़ायदा था या नुकसान हुआ, उससे अमन-अमान जो था मुल्क में, उसकी हालत बेहतर हुई। इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का उस टाइम पे एक इमेज बन रहा था, जो हालात बन रहे थे, हुकूमत वक़्त जो उस वक़्त मौजूद थी, उसके लिए फ़ायदे का बाइस बना या नुकसान का बाइस बना, मेरे ख़्याल में ये एक अहमियत की हामिल बात है। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो यकीनन एक किरदार हैं, जिसके अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम है, इसी तरीके से डीजी रेंजर्स जो साबिक़ा थे, उनका नाम है। तो वो तो दोनों एक एस्टैब्लिश्ड है ना जी, वो तो अदालत के अंदर बात आ गई और अदालत ने अब देखना ये है कि क्या ये उन्होंने खुद किया था या उस वक़्त की हुकूमत वक़्त ने उनको जो है वो एक टास्क किया गया था। अगर वो टास्क किया गया था, तो फिर तो ज़ाहिर है इस मामले का जो एंड है, वो एक लंबा ही एंड होगा, क्योंकि फिर पता करना पड़ेगा, तय्युन करना पड़ेगा कि कौन इन्वॉल्व था, कौन मज़ीद था, अहकामात किसने दिए। अच्छा, तो गुल साहब, आप कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया कि जो फैज़ाबाद धरना केस है, जो फैज़ाबाद धरना है, इसमें इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया। राना सनाउल्लाह के इस बयान की आप तईद करेंगे या तरदीद करेंगे? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, क्या इससे फ़ायदा नहीं हुआ उस वक़्त की इमरान खान साहब की हुकूमत को? तो बिल्कुल फ़ायदा तो हुआ, वरना तो हुकूमत जो है, उसके अंदर मुश्किलात थी। और फिर क्या, मौलाना फज़लुर रहमान का जब धरना ख़त्म हुआ, तो क्या हुकूमत वक़्त को फ़ायदा नहीं हुआ? लेकिन मैं सिर्फ़ एक और बात करूँगा, क्या इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार या रियासत की जितनी भी मशीनरी होती है, उसका काम हुकूमत को सपोर्टिव होता है या हुकूमत के एंटी होता है? तो मेरे ख्याल में एज़ लॉन्ग एज़ वो सपोर्टिव रोल है, कोई जस्टिफिकेशन यहाँ नहीं हो रही। लेकिन मैं एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि अगर उसके अंदर फ़ायदा हुआ, तो उस वक़्त की हुकूमत को हुआ ना। मसला ये है कि जब एम्पायर की उँगली उठ रही थी, जब धरना था इमरान खान साहब का, तो तब भी तो एक किरदार हुआ था। तो उस टाइम पे राना सनाउल्लाह को जो है वो किरदार भूल जाता है, दूसरा किरदार याद आ जाता है। तो जब हुकूमत ख़त्म हुई, और फिर आपको याद है कि मौलाना फज़लुर रहमान ने भी एक बड़ा धरना दिया था, उस पे भी मौलाना बड़े नाला हैं और उन्होंने भी अपने जो दुःख का इज़हार है वो किया है। वैसे गुल साहब, लेकिन मसला ये तो यहाँ सिर्फ है। जलता तंदूर था, इसके अंदर सबने रोटी लगाई है फैज़ाबाद धरना।
तो कहा यह जाता है कि किसी ने वहां से कोई बड़ा कमीशन भी खाया है। आपकी इल्म में है कोई ऐसी शख्सियत का नाम जिसने फ़ायदा लिया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और बाद में सरबराह तहरीक लब्बैक साद रिजवी की मुलाकात हुई तो उन्होंने तरदीद कर दी? नहीं मतलब फायदा किस सेंस में, मुझे ये नहीं समझ आया, थोड़ा सा अगर आप बताएं। कहा यह जाता है कि कुछ बड़ी रकम का हसूल किया गया एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह के मामले में, तो साद रिजवी ने इसकी बाद में तरदीद कर दी थी। देखिए मेरा ख्याल है कि रकम वगैरह अगर होती तो नजर आनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं नजर आती। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं बड़ा क्लियरली, ये छोटे मोटे रकम जो है वो किसी को दे देना, कोई किसी सहाफी भाई के लिए कर देना, कोई आपका किसी पॉलिटिकल आदमी का कोई मसला हल करा देना जो जायज है, वो चीजें होती रहती हैं। लेकिन कितनी रकम हम बात कर रहे हैं? अगर तो लाख 2 लाख 10 लाख की बात है फिर तो और बात है। देखिए ना, एक ऑडिटेबल बजट्स होते हैं, और अगर आप सीक्रेट फंड भी जो है आपका इस्तेमाल होता है तो सीक्रेट फंड में कोई अरबों रुपया या करोड़ों रुपया उस तरह का तो मौजूद नहीं होता, वो तो थोड़ा बहुत ही सीक्रेट होता फंड है। की बात तो कर रहे हैं ना, करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। सीक्रेट फंड तो इसी सूरत में है ना कि देखें, ये सीक्रेट इतना सीक्रेट था कि साद रिजवी साहब को इसका पता नहीं था। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूं कि नहीं होता ना, कि कोई आपका क्या ख्याल है कि एक इतना बड़ा धरना हो और उस पे उस टाइम पे खादिम रिजवी साहब जैसी एक मजबूत शख्सियत जो है वो भी हयात हो, और उस टाइम पे फैजाबाद धरना जो है वो उस टाइम पे तो साद रिजवी साहब की हैसियत जो थी वो मेरे ख्याल में कोई उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। आज जरूर है, लेकिन जब खादिम रिजवी मौजूद थे तो उस टाइम पे साद रिजवी साहब वॉज नॉट कॉलिंग द शॉट्स, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सीक्रेट फंड कितना होता है, और आपका क्या ख्याल है तहरीक लब्बैक या तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी 2 4 5 करोड़ के पीछे अपने आप को जो है वो खत्म कर देगी? मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है। नहीं, तहरीक लब्बैक ने तो नहीं लिया ना, तहरीक लब्बैक ने तरदीद कर दी। बीच में कोई ऐसी आम शख्सियत थी जिसने सुलह सफाई करने की कोशिश की तो उसने इस हवाले से कुछ बड़ा फायदा उठाया? अरे नहीं बाबा नहीं, मैं आपको दूसरे धरने की बात बता देता हूं। दूसरा धरना तो बीबीसी ने रिपोर्ट किया हुआ है बाकायदा, कि उसके अंदर मैं आपके सामने जो मुखातिब हूं, मुझे उन्होंने कहा, बीबीसी की रिपोर्ट आप पढ़ें, बीबीसी का अभी भी लिखा हुआ है, मेरी तस्वीर है बाकायदा खादिम रिजवी साहब के साथ। और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला गुल ने जो है वो धरना जो है खत्म कराने में कलीदी किरदार अदा किया। और हकीकत भी यह है कि जब मैंने वो धरना रिजवी साहब के साथ, मेरे एक जाती मरासिम थे, मेरा बड़ा वो एहतराम भी करते थे, बल्कि मैं कहूँ शफकत करते थे तो ज्यादा मुनासिब होगा, तो अल्लाह उनको बख्शे। लेकिन मसला यहाँ ये है कि उसके बाद फिर क्या मैं कुछ लेके आया? कुछ भी नहीं लेके आया। तो फिर क्या किसी ने कभी कोई लफ्ज उठाया, सवाल उठाया? बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात तो यह है कि आपने जो लॉजिक किरदार के अदा साथ, किया, गुल साहब, आपने भी एतराफ़ किया आपने किरदार अदा किया, तो क्या मामला तय पाए थे खादिम हुसैन रिजवी के साथ और उस वक़्त के एस्टेब्लिशमेंट के साथ? कुछ भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल में। सिर्फ उनको लॉजिक के साथ, रिजवी साहब जैसे आदमी जो होते हैं ना, आपका क्या ख्याल है, वो डराने धमकाने से जो है वो बात आ जाते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उनका एक अपनी सोच है, उनके साथ लोग थे नहीं, और आप उनकी क्या डील लेके आए थे? आपकी गुफ्तगू क्या हुई थी उस वक़्त? मैं कोई डील नहीं लेके आया था। बाय द वे, मैं अपनी जात पे गया था, मैं किसी हुकूमत के ऊपर नहीं। जब मुझे रिजवी साहब ने कहा कि इसकी गारंटी क्या होगी, मैंने कहा मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में आया हूं, आपका बेटा बन के आया हूं, और मैं आपको ये हकायक जो आपके इस टाइम पे लोग हैं, नवंबर का महीना है, सर्दी से ठिठर रहे हैं, बुरे हाल हैं, तो मजमा सुकड़ता जा रहा है। इंटरनेशनली आपको जब 20 लाख लोग होते हैं वो नहीं दिखाया जाता, लेकिन जब यहाँ 2000 रह जाने हैं तब दिखाया जाएगा। उनको लॉजिक के साथ जब मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया और उनको बताया कि जी अब आप जो है गारंटीज का वाला काम जो है वो आप कर लें, मैं इस काम के अंदर जो है नहीं पड़ सकता, क्योंकि गुल, मैं मैं तो सिर्फ एक पॉइंट्स पूछना चाह रहा हूँ। कुछ तो पॉइंट्स सोए होंगे, कुछ पॉइंट्स लेकर गए होंगे कि आप इस पर जो मुशावरत कर लें तो हम जो है धरना खत्म करने की तरफ चलते हैं, मामला तय करते हैं। कुछ पॉइंट्स नहीं 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 आपके नहीं तो नहीं होंगे नहीं ना, नहीं, कुछ लेकर गए होंगे। मैंने उनको लॉजिकली एक्सप्लेन किया था सारे किस्से को, सारे मामले को। बाकी जो, क्योंकि डील करना गवर्नमेंट का काम था, जब डील किया गवर्नमेंट ने तो उसके अंदर क्या बातचीत हुई उसमें मैं मौजूद नहीं था। चले ठीक है।
ये भी एक पॉइंट आ गया आपकी तरफ से इस तमाम तर सूरत पे। लेकिन जो पहली बात आप कर रहे हैं कि सिगरेट फंड के हवाले से हमने डिस्कस किया इस तमाम तर सूरत हाल को, कि सिगरेट फंड जो है वो आप कहते हैं किसी किस्म का जारी नहीं हुआ, लेकिन ये एक खदशा जाहिर किया जाता है, इस हवाले से कोई क्लैरिटी तो नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से तहरीक लब्बैक को फ़िलहाल तलब किया क्या है, अगर किया गया है तो उसका तरीक़े लब्बैक क्या, उसका लाएमल किस तरह के इख्तियार कर सकती है? आपको क्या लगता है कि इस तमाम तर सूरत में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको मुलव्वस होता देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है, जो बुनियादी तौर पे नज़र ये आ रहा है कि जो मिलिट्री हायरार्की है, जो साबिक जनरल ऑफिसर्स हैं, उनको बुलाया जा सकता है और इसी तरीके से उस वक़्त के डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया जा सकता है, इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाया जा सकता है, इसी तरह से इंटीरियर और डिफेंस सेक्रेटरीज़ को बुलाया जा सकता है, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है आईबी का भी एक काम होता है, उस वक़्त के पुलिस चीफ को बुलाया जा सकता है और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म को भी बुलाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मसला यहाँ ये वैसे नहीं है। आपका ज़ाती तज्ज़िया लेना चाहूँगा गुल साहब, आपको लगता है कहीं तहरीक लब्बैक जो है वो किसी साजिश का शिकार होकर यहाँ पे इस्तेमाल हुई है? नहीं, मेरे ख्याल में तहरीक लब्बैक को कौन इस्तेमाल करेगा, उनका एक अपना मकसद था, ना वो सियासी था। उनका एक मकसद जो था वो बड़ा बुनियादी और एक मेरे ख्याल में इखलाकी भी था और एक दीनी मकसद भी था और मेरा ख्याल है वही उनके मकासद की वजह से, उनकी सदाकत की वजह से अवाम में उनको मकबूलियत हुई। धरने के बाद उनकी मकबूलियत में इज़ाफ़ा हुआ, मकबूलियत के अंदर कमी नहीं आई और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की जो मज़हबी जमातें होती हैं और ख़ास तौर पे जो तहरीक लब्बैक जिस वक़्त में उठी, उसकी बुनियाद ये थी कि तमाम जो बाकी उलमा हज़रात थे, वो तो मेरे ख़्याल में या एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेट चुके थे या हुकूमत वक़्त के सामने जो है वो सरनगू कर चुके थे। लेकिन तहरीक लब्बैक ने तो अपना किरदार दिखाया और हमने चौक यतीम खाना में उसका अमली मुज़ाहरा देखा है। ठीक है, बेहद शुक्रिया अब्दुल हमीद गुल साहब, आप इस तमाम तर सूरत पे बात कर रहे थे और ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे कमर मेकन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कमर साहब से जो आज की अदालती कार्रवाई, बुशरा बीबी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उस तमाम तर सूरत पे बात करेंगे और ख़त जो जजेस को ख़त मौसूल हुए हैं, उनमें थ्रेट्स बताए जा रहे हैं और उसमें कोई पाउडर मिला, कुछ इस तरह की अशिया भी बरामद हुई हैं। इसके तमाम तर सूरत क्या है, इस पर बात करेंगे। कमर मेकन साहब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेते हैं छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा सुनो। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात जारी थी फैज़ाबाद केस के हवाले से, बात करेंगे थोड़ा सा इस्लामाबाद की हवाएं जो हैं। आज का दिन भी ख़बरों के हवाले से आम तरीन रहा और कल का दिन भी अहमियत का हामिल था और इस हवाले से आज बुशरा बीबी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। कमर मेकन साहब आप भी वहाँ पे मौजूद थे। मेकन साहब, क्या गुफ्तगू हुई बुशरा बीबी की और किस तरह का इमरान खान साहब का रवैया था? इमरान खान की सेहत कैसी थी और इमरान खान साहब कितने चार्ज थे, हौसले कैसे हैं उनके और केसेस के हवाले से क्या तफसीलात हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक बात है बुशरा बीबी की, तो बुशरा बीबी थोड़ी सी जैसे इरिटेट थी और थोड़ी सी हमें परेशान नजर आई, क्योंकि वहां पर समी इब्राहिम साहब भी मौजूद थे और सबसे पहले तो उन्होंने कोशिश की कि वो समी इब्राहिम के साथ थोड़ा अलग से बात कर पाए। तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार जो है वो जेल इंतजामिया के साथ भी किया, लेकिन जेल इंतजामिया ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने से माजरत कर ली और अलहदगी में, यानी कि बाकी साफियों से अलग होकर मुलाकात करवाने से माजरत कर ली। जिसके बाद फिर भी वो उन्हीं से ही तकरीबन मुखातिब रही, बाकी किसी साफी की तरफ उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो चीजें उन्होंने रखी है वो बड़ी अलार्मिंग है इस वक्त सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है कि वो चीजें उन्होंने, ये जो इंकशाफात उन्होंने किए हैं इस वक्त, पहले भी वो ये चीज सामने जाहिर कर चुकी है बहुत बार कि जब से वो बनीगाला में शिफ्ट हुई हैं उन पर सख्तियों का जो दौर है वो चल रहा था। लेकिन उसकी निस्बत जब आज उन्होंने इस चीज का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मैं पहले से बेहतर हालत में हूं, लेकिन पहले उनको शहर में भी जहर दिए जाने की खबरें थी और उन्होंने खुद इस चीज का जिक्र किया था साफियों के सामने भी। और आज भी उन्होंने कहा कि जो एक टॉयलेट क्लीनर होता है उसके कुछ 3 कतरे जो है वो मेरे खाने में शामिल किए गए हैं, जिसकी वजह से मुझे हर चीज कड़वी महसूस होती है। और उन्होंने एक चीज का और इजहार किया कि इस रिसर्च से भी जाहिर होता है कि ये जो टॉयलेट क्लीनर है इसके 3 कतरे मिलाने से 1 महीने के बाद उसके जो असरात हैं वो इंसान की बॉडी के ऊपर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये इल्जामात सिर्फ अभी के नहीं है, ये
1 महीना पहले भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि शहद के अंदर कुछ चीज़ मिलाई गई है, जिसके बाद उनका गला भी सख्त खराब था और उनकी तबीयत भी खराब रही। उस वक़्त उनका ये भी कहना था कि खिड़कियाँ जो हैं कमरे की वो भी खोलने की इजाज़त नहीं होती है और इबादत में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर खलल जो है वो रहता है उनकी इबादत। ज़ाहिर है आप समझते हैं कि वो एक मज़हबी रुझान रखने वाली खातून है, तो उस पर भी वो काफ़ी सारा परेशान थी। और उनके जो वुकला हैं, जो तर्जुमान हैं, वो भी बारहा ये चीज़ें बाहर आके बता चुके हैं। लेकिन आज जब साफ़ियों के सामने उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया, तो वहाँ पर सवालात भी हुए। ज़ाहिर है फिर साफ़ियों के ज़हन में सवालात होते हैं, तो उन्होंने जो सवालात उनसे किए उसके बाद बुशरा बीबी और साफ़ियों के दरमियान थोड़ा-सा मामला गरमा-गर्मी का जो है वहाँ पर बन गया। सवाल ये था कि पहले भी शहद में ज़हर मिलाए जाने की बात आपने की थी और अब आपने कहा कि टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है। तो क्या आज के कोई सबूत हैं आपके पास जिस पर बुशरा बीबी ने कहा कि मैं सबूत कहाँ से लाऊँ? ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि वो सबूत कहाँ से ला सकती है, ज़ाहिर है वो पाबंद सलासिल है, वो कैद में है। वो उसी तरह कोई आज़ाद शख्स तो नहीं है कि वो जिससे चाहे मिल सके या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके या कोई तहकीक कर सके। लेकिन ज़ाहिर है उनके ख़ावंद यानी इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो मुख्तलिफ सोर्सेज़ अभी भी मौजूद होते हैं, जो लोग आकर बता देते हैं और इस तरह किस्म की चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो हो सकता है हम्म। उनकी किसी सोर्स ने उनको इस तरह से कन्फर्म किया हो कि वाक़ई में इस तरह हुआ है। जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उस वक़्त उन्होंने काफ़ी इरिटेट होकर जवाब दिया, जिसके बाद सहाफ़ियों ने फिर इमरान खान साहब से वहाँ पर एहतजाज भी किया बुशरा बीबी साहिबा के रवैये पर। तो इमरान खान साहब ने फिर वहाँ पर माज़रत की और कहा कि क्योंकि बुशरा बीबी को मीडिया डील करने की पहले से कोई आदत नहीं है, तो इस वजह से आप इनकी बातों को बुरा ना मनाइएगा, इनकी बातों को ज़्यादा जो है दिल पे ना लीजिएगा, जिसके बाद मामला जो है ज़ाहिर है ठंडा हो गया। लेकिन उसामा हम्म। साहब ये छोटे इल्ज़ामात नहीं हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जो अहलिया हैं खातून अव्वल अच्छा, रही हैं। लेकिन साहब इमरान खान के किस तरह का रवैया था? इमरान खान साहब भी क्या थोड़े घबराए महसूस हुए आज? देखिए मैं साइफर की जितनी भी समातों में अडयाला जेल जाता रहा हूँ ना, मुझे इमरान खान साहब के चेहरे पर कभी कोई परेशानी, कभी कोई तकलीफ, कभी कोई हेजिटेशन या पर जो जैसे होता है ना कि एक बंदा परेशान हो जाता है या डिप्रेस हो जाता है या स्ट्रेस में होता है, मुझे वो कभी भी नजर नहीं आया सिवाय एक मामले पर। मैं आपको हम्म। बताता चलूं साइफर की जब उनको सजा सुनाई गई थी, मैं कमरा अदालत में मौजूद था। इमरान खान साहब ने बस जब 342 का अपना बयान रिकॉर्ड करवाया जो कि जिस पर अभी साइन होना बाकी थे, तो जज साहब अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब उठकर बाहर चले गए। जब वो वापस आते हैं तो उस वक़्त 342 का बयान शाह महमूद कुरैशी साहब का भी रिकॉर्ड होने वाला रहता था। उसके बावजूद उन्होंने सज़ा सुना दी। 10 साल सज़ा सुना दी और सज़ा सुनाने के बाद अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब फौरन कमरा अदालत से बाहर चले गए, बहुत तेज़ी के साथ अपने सारे अमले समेत, जितनी भी वहाँ सिक्योरिटी उनकी मौजूद होती है उस समेत। तो इमरान खान साहब पीछे खड़े होकर कह रहे थे कि जज साहब बहुत तेज दौड़े हैं, ऐसा लग रहा है 100 मीटर की रेस में दौड़ रहे हैं, अगर ये ओलंपिक में दौड़ते तो फर्स्ट आ जाते। तो उस शख्स का जो टेम्परामेंट है या उस शख्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इस लेवल का है। उसके बाद हम्म। उन्होंने सहाफियों की तरफ देखा और सहाफियों को बड़े ही सार्केस्टिकली मजाक के अंदाज में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, शाह महमूद ने अपना बयान देने के लिए बड़ी तैयारी की थी, लेकिन जज साहब ने उनका बयान सुना ही नहीं। तो जो उनका इमरान खान साहब का रवैया है, इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस है, आसाबी वो तौर पे मैं मजबूत हैं इमरान अनबीटेबल है। खान। जी, आसाबी तौर पे मजबूत हैं और एसाब आसाब की जंग जो है उसमें तो इमरान खान का सानी नहीं है मेगन साहब। बिल बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जब 9 मई को उनको गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद जब उनको अदालत लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने पूरा दिन हमारे साथ गुज़ारा था। उस दिन ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये शख्स जो है वो टूट नहीं सकता किसी से। तो आपने पूछा था कि उनका जो तरीक़ाकार कैसा है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा था? तो मैंने आपको बता रहा था कि एक दफा मैंने उनको देखा कि जब वो थोड़े से परेशान नजर आए या उनके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी हमें नजर आई, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त थी जब तोशा खाना केस के अंदर बुशरा बीबी और उनको 14-14 साल कैद सुनाएगी। मैं उस दिन भी अंदर था, मौजूद था और जब इद्दत के निकाह के केस में सजा सुनाई, मैं उस दिन भी खुशकिस्मती से वहां मौजूद था। मैंने तीनों चीजें विटनेस की। तो उस दिन भी जब तोशा खाना में सजा सुनाई गई तो बुशरा बीबी के मामले पर इमरान खान साहब सेंसिटिव हुए थे। उन्हें ये चीज महसूस हुई हम्म। थी और उन्होंने इस चीज का इजहार भी किया सहाफियों के साथ कि भाई बुशरा बीबी का इन सब के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना पैसे का लेन देन है, ना वो किसी सरकारी सीट पर रही हैं। और जो अलकादे ट्रस्ट का केस है
या जो कि अभी भी चल रहा है, उसमें उनका ये कहना था कि इसमें तो ये ट्रस्टी है, इसमें ये सिर्फ बोर्ड में है, इनका ना पैसे से लेना देना है कोई, ना किसी और चीज से। तो जानबूझ के इमरान खान को तोड़ने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए इस वक्त मेरे ख्याल में बुशरा बीबी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और आज बड़े संगीन जो इल्जामात हैं। ठीक है। अच्छा मेकन साहब, ये तो इस हवाले से इमरान खान भी इन खदशात का इजहार कर चुके हैं। एक जो बड़ा अहम मसला है, जो जजेस ने ख़त लिखा कमीशन को, उसके बाद जो सज़ाएँ दी गई हैं इमरान खान को, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को या दीगर रहनुमाओं को, वर्कर्स को, तो वो सारी मशकूक नहीं हो जाती कि जजेस ने साफ कह दिया कि उन पर दबाव था जिस वजह से फैसले किए गए? देखिए, इस चीज को हमें देखना होगा कि ये मामला शुरू कब हुआ। ये मामला शुरू हुआ था 10 मई से, तकरीबन 11 माह पहले। 10-11 माह पहले उस वक्त जो टेरियन वाइट का केस था, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। और दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या नाकाबिल समाअत होने पर जब फैसला होना था, तो 2 जजेस ने अपना फैसला जो है वो दे दिया, और उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपना फैसला होल्ड कर लिया। अब 2 जजेस का अक्सरियती जो फैसला था, उसमें वो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। अब इसके ऊपर मजीद किसी दिन हम बात कर सकते हैं कि इस केस में अब मजीद चीफ जस्टिस आमिर फारूक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या मामलात है। लेकिन ये तब से इख्तिलाफात शुरू हुए, और उसके बाद तमाम के तमाम जितने भी अभी तक केसेस चले हैं, उनमें हमने अदालत में हमेशा देखा कि प्रोसिक्यूशन कभी भी कोई भी केस साबित करने में कामयाब नहीं हुई। जबकि इसके बावजूद इमरान खान को अब तक तकरीबन 4 केसेस में 34 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। तो जाहिर है, जब कोई सबूत नहीं है, जब कोई गवाह नहीं है, जब प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर पा रही, तो जजेस किन बुनियादों पर ये सजाएं सुना रहे हैं। तो जाहिर है, जो ये आंसर है कि अच्छा जजेस पर मेकन साहब, जो दबाव है। आज एक मामला पेश आया, जजेस को खत भेजा गया, उसमें पाउडर है, उसमें कुछ निशानात हैं, तो जो ये इस तरह का थ्रेट ज़्यादा खत है, इसका बेनिफिशरी कौन होगा और इसकी क्या अभी तक तहकीकात हो चुकी हैं? आपके पास क्या तफसीलात हैं इसकी? वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी थी साहब के। मेगन साहब, ये जो पाउडर निकला है, निशानात निकले हैं, इसकी कब तक तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी और कोई तहकीक हो सकी है कि कहाँ से भेजा गया है, किसने भेजा है? जी देखिए, खातून का नाम आ रहा है, लेकिन अब समझना ये है कि वो जो खत पहुंचे हैं, उसमें किसी किस्म का ना कोई एड्रेस है, ना किसी किस्म का कोई फोन नंबर है, और ना ही कोई और उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है। लेकिन इस पर तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पुलिस जो है इस वक्त भी मौजूद है, और जब ये खत पहुंचा उस वक्त तमाम अमला जो है वहां पर पहुंच गया था, और इसकी तहकीकात जारी है। अब ब्रेक से पहले आपने सवाल किया था कि इसका फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, 6 जजेस ने जो खत लिखा है, उस खत के ऊपर जो एक कमीशन बनाया गया, जाहिर है वो एक रिटायर्ड जज की सरबराही में बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद ही उससे अलहदगी का ऐलान कर दिया, और वो खत्म हो गया, और मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर तहकीकात नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन चीजों की अगर तहकीकात होगी तो फिर बहुत सारे और मामलात उठेंगे, और बहुत सारे और भी पाकिस्तान से जजेस की खबरें ये आ रही हैं कि वो इस बात पर तैयार हैं, और वो रिस्पांस देख रहे हैं कि इस मामले का जो रिस्पांस है वो क्या आता है और इसकी क्या आउटकम निकलती है, जिसके बाद वो भी इस चीज का फैसला करेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं। इसके ऊपर जो सो मोटो है, उसकी जो कार्रवाई है, समाअत है, वो भी कल सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। 7 रुकनी बेंच उसकी समाअत जो है वो करेगा, क्योंकि अवेलेबल ही 7 जजेस थे, इसलिए 7 रुकनी बेंच है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इसमें जब ज्यादा लोग जजेस जो है वो मौजूद होंगे इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर फुल कोर्ट भी इसमें बनाया जा सकता है। लेकिन जो लोग इसकी तहकीकात नहीं चाहते, वो ही इस वक्त प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मजीद जजेस के ऊपर, और इस किस्म के खत और उसके अंदर निशानात और धमकी आमेज चीजें जो है वो भेज कर इस वक्त जो है डराने और धमकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और बदकिस्मती से उसामा साहब, एक चीज आपके सामने जरूर रखूंगा, इसमें कुछ हमारे दोस्त सहाफी हजरात भी हैं जो बहुत सारी चीजों को उस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि शायद ये सब कुछ लीगल हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 6 जजेस के इंसाफ की बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये पूरी कौम के इंसाफ की बात है। और ये जो हमारे 6 ठीक है, जजेस के साथ मामला हुआ है, और ये जो खत है, ठीक है। ये पाकिस्तानी तारीख का 9/11 अगर कहें तो गलत ना होगा।
क्योंकि इस जैसा वाकया पहले कभी आज तक नहीं हुआ और इतने बड़े लेवल पर। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने पहले इस चीज का इतराज किया था, उस वक्त भी इदारों के ऊपर इल्जाम लगा था और अब भी इदारों के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए लम्हा दिया है। बिल्कुल ठीक है। बेहद शुक्रिया मेकन साहब, आपने इस तमाम सूरत पे बात की। जिस तरह से मखसूस सहाफ़ी साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं भी वही अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। मखसूस सहाफ़ियों का एक जत्था जो इस तमाम तर सूरत हाल को ना सिर्फ जस्टिफाई कर रहा है बल्कि इसको अपनी अंदरूनी भड़ास निकालने के लिए किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाना किसी सहाफ़ी का काम नहीं हो सकता। आप तनकीद करना तमाम सहाफ़ियों का हक़ है, लेकिन इस तरह से किसी मखसूस एजेंडे का टाउट बन के उस एजेंडे को फैलाना और ज़ाती दुश्मनी निकालना या ज़ाती राय पेश करना, तो ये क़तन इस चीज़ की जो है इजाज़त नहीं होनी चाहिए और सहाफ़त भी इस चीज़ का नाम नहीं है। तो पाकिस्तान की अगर कुछ सहाफ़ियों ने पहले ही कह दिया कि इन जजेस को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो भाई आप कौन हैं? आप किस तरह से ये बात कर सकते हैं कि जजेस को मज़ीद मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा? तो ये एक लीगली तरीका है, कानूनी तरीका है, कानूनी रास्ता इख्तियार किया है और जजेस का एक हक़ है, उन्होंने इस्तेमाल किया और क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है ये तो अदलिया फ़ैसला करेगी। अदलिया की जंग है, अदलिया खुद लड़ेगी। तो इस हवाले से चंद सहाफ़ियों को इस तरह से अपनी ज़ाती राय पेश करके एक पहले ही इस हवाले से जो मुल्की सूरत हाल है आवाम के सामने है, तो बजा के उस चीज़ को बेहतरी की तरफ ले जाने के मज़ीद उलझाने की कोशिश करना तो यकीनी तौर पर ये दुरुस्त नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पर बात होती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।